हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूएशन है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ये पार्ट 6 है और इसमें हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस। काफ़ी चीज़ें हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, और बची हुई चीज़ों को आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम पूरे टॉपिक को ही कवर कर लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है प्रोटीन सिंथेसिस। उम्मीद है सभी को इस प्रोसेस के बारे में तो पता ही होगा कि क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है, प्रोटीन बनाई जाती है। अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक टर्म इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उस टर्म को हम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या है। Protein synthesis. Although cells synthesize many chemicals to maintain homeostasis. Homeostasis क्या होती है? बॉडी की बैलेंस्ड कंडीशन, एक कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें कि बॉडी बैलेंस्ड रहती है। और ये इक्विलिब्रियम कैसा होता है? ये स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक होता है। क्या मतलब है स्टैटिक और डायनेमिक का? स्टैटिक का मतलब होता है कि अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो फिर वो वहाँ पे रुका हुआ है, चीज़ें चल नहीं रही हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के केस में ऐसा नहीं होता, चीज़ें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में होने के बावजूद सारी प्रक्रियाएं सब कुछ करता है, इसीलिए उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो देखते हैं, जो ज़्यादातर केमिकल्स होते हैं वो इसी बैलेंस को बनाने के लिए सिंथेसाइज होते हैं। मच ऑफ द सेलुलर मशीनरी is devoted to synthesizing large number of diverse proteins। जो ज़्यादातर हमारे सिस्टम की, जो हमारे सेल की मशीनरी है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो इसी में इन्वॉल्व रहती हैं कि जो बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखा जाए। The protein in turn determine the physical and chemical characteristics of cells and therefore of the organism formed from them। हमने ये बॉडी के बैलेंस की जो बात की, जो होम्योस्टैसिस की बात की, हमने ये क्यों की? कि हम तो प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि चीज़ों को यहाँ पे कंपेयर करना है। हम ये पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब सेल की ज़्यादातर मशीनरी इसी में इन्वॉल्व रहती है कि वो होम्योस्टेसिस करे, वो बॉडी का बैलेंस बना के रखे, तो फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं हम? प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है? तो होम्योस्टेसिस की बजाय जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये डिटरमाइन करता है कि ये जो हमारी शेल है, शेल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, क्या केमिकल्स उसमें हैं और वो कैसे वर्क करेंगे, कैसे वो आगे इवॉल्व होंगे, ताकि सेल्स के फंक्शन को, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। प्रोटीन क्या होता है? किसी भी सेल का स्ट्रक्चर प्रोटीन ही तो बनाता है, तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये सारी डिटरमाइन की जाएंगी प्रोटीन सिंथेसिस में। और प्रोटीन सिंथेसिस, इसका जो प्रोटीन का सिंथेसिस है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम देम, ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा प्रोटीन का ही बनता है। प्रोटीन के टाइप्स अलग हो सकते हैं, चीज़ें अलग हो सकती हैं, केमिकल्स यूज्ड अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फॉर्म जो होगा वो प्रोटीन ही होगा। In the process called gene expression, a gene's DNA is used as a template for synthesis of a specific protein।
ये जो बात कही गई है इसको मैं ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रोटीन की सिंथेसिस क्या है? प्रोटीन जो होता है वो जीन से एक्सप्रेस होके आता है। अगर हम बात करें डीएनए की, उम्मीद है सभी को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पता होगा। जो डीएनए है ये क्या होता है? ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए इस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जीन्स तो डीएनए पे बहुत सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन सारे वहीं पे वर्क तो नहीं करने लगते। डीएनए तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, सारी चीज़ें न्यूक्लियस में ही तो नहीं हो जाती हैं। वो जीन्स होते हैं लेकिन वो अपने फंक्शनल स्टेट में नहीं होते, वो एक्सप्रेस्ड नहीं होते हैं। फिर क्या होता है? इनको ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए को पहले कन्वर्ट किया जाता है आरएनए में। जब आरएनए बन गया तब आरएनए पे जो जीन्स आए इनको प्रोटीन की सिंथेसिस की मदद से एक्सप्रेस कर दिया जाता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि ये अपनी फंक्शनल फॉर्म में आ जाएं, जिस फॉर्म में ये काम करते हैं ये उस फॉर्म में आ जाएं। इसी को बोला जाता है जीन का एक्सप्रेशन। तो जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए पे लेकिन एक्सप्रेस होते हैं वो प्रोटीन के फॉर्म में। यही प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है, देख सकते हैं ये न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से बनता है आरएनए। आरएनए भी न्यूक्लियस के ही अंदर बनता है, लेकिन बाद में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोसॉल में। इसको साइटोसॉल में लाया जाता है जहाँ पर इस आरएनए से प्रोटीन बनती है। ये प्रोसेस होती है स्टेप 2 ट्रांसलेशन। अब ये जो प्रोटीन बनी है यही एक्सप्रेस्ड जीन है जिसका एक्सप्रेशन हो चुका है। अब ये प्रोटीन फंक्शन करेगी, जो इसको काम करना है ये वो अपना काम करेगी, जबकि जो जीन प्रेजेंट थे डीएनए पे डायरेक्टली वो काम नहीं कर रहे थे। यही फ़र्क है ट्रांसलेशन में और जीन एक्सप्रेशन में। कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट, इन अ प्रोसेस नेम्ड ट्रांसक्रिप्शन, the information encoded in a specific region of DNA is transcribed। इस लाइन में ये बताया गया है कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो यही चीज़ इस लंबी सी लाइन में बताई गई है। टू प्रोड्यूस, ये आरएनए क्यों बना है? टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। आरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन हुआ। In a second process referred to as translation of the RNA attached to a ribosome। ट्रांसलेशन में क्या होता है? सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। Where the information contained in RNA is translated into a corresponding sequence of amino acids। अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस में क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बना तो एमिनो एसिड से ही होता है। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन टू फॉर्म अ न्यू प्रोटीन। अब हमने प्रोटीन सिंथेसिस में तो देख लिया कि कैसे हो रही है, लेकिन एक्चुअली ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है इसको हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो होता है एक और प्रोसेस होती है इसके अलावा जो कि आती है सेंट्रल डोग्मा में, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई भी सेल डिवाइड हो रही होती है। एक सेल से जब दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है तब होता है रेप्लिकेशन। अब सेल में डीएनए पहुंच गया तब वो आगे प्रोसेस करेगी और फिर बनाएगी आरएनए एंड फर्दर प्रोटीन बनाएगी। तो जो पहली प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, उसके बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन विच अकर्स इन द न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। ये भी क्वेश्चन वाला एरिया है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें डायरेक्टली कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ होती है, एज वेल एज आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ होती है।
तो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो आरएनए का फॉर्मेशन होगा वो होगा न्यूक्लियस में, जबकि जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन बनती है साइटोसोल में। So during the transcription, genetic information represented by the sequence of base triplets in DNA serves as a template for copying the information into a complementary sequences of codon. डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह लेके, टेम्पलेट क्या होता है, वो स्ट्रैंड जिसकी कॉपी बनाई जाती है, जिसके ऊपर दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनाया जाता है। अब आरएनए तो बन गया, यहाँ पे कुछ अगला जो क्वेश्चन वाला एरिया आता है, इम्पोर्टेंट एरिया, वो होता है कि आरएनए जो बना है वो कैसा आरएनए बना है, वो एमआरएनए बना है या वो आरआरएनए बना है या वो टीआरएनए बना है। आपसे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टाइप के आरएनए होते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि फंक्शन क्या है हर आरएनए का। इसके अलावा ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा आरएनए बनता है, आरएनए या एमआरएनए, टीआरएनए या सिर्फ आरएनए, कुछ भी आपसे। तो मैं सारे आंसर्स आपको देती हूँ। सबसे पहला है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर मेड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट। 3 प्रकार के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अब रही बात कि ये कैसे बनते हैं, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कौन सा आरएनए बनता है। तो जो आरएनए बनता है उसमें सारे ही आरएनए मौजूद होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, ये तीनों ही एक साथ में प्रेजेंट होते हैं। अगला अगर क्वेश्चन की बात करें क्या आ सकता है, तो वो ये आ सकता है कि इन तीनों आरएनए का फंक्शन क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एमआरएनए का क्या फंक्शन है। एमआरएनए का नेम होता है मैसेंजर आरएनए। इसको ऐसा इसलिए क्यों कहा जाता है, इसलिए ऐसा क्योंकि डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन, जो मैसेंजर आरएनए होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। अगला है राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए क्या करता है, ज्वाइन करता है राइबोसोमल प्रोटीन से टू मेक राइबोसोम। ये राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और उम्मीद है सभी को पता होगा जो राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए होते हैं, ये जो राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाते हैं, ये राइबोसोम मेन चीज़ होती है जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करती है। अगला आता है ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए। टीआरएनए का मेन काम होता है कि ये एमिनो एसिड्स को लेके आता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। टीआरएनए बाइंड्स टू एन एमिनो एसिड एंड होल्ड्स इट इन प्लेस ऑन अ राइबोसोम। ये एमिनो एसिड को लेके आता है और फिर ये होल्ड करके रखता है उसको, ताकि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो और सही से इस एमिनो एसिड को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए प्रोटीन में, until it is incorporated into a protein during translation। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को भी यहाँ पे बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस लेवल के जो होते हैं नॉर्मली, अगर बहुत हाई लेवल के एग्जाम्स की बात करें तो उनको अगर हम छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इनमें, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पार्ट जहाँ से आता है क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा दिखाया गया है, सबसे पहले डीएनए है, डीएनए से फॉर्मेशन हुआ आरएनए का। यहाँ पे देखिए डीएनए का रेप्लिकेशन भी दिखाया गया। ये डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस में क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसको ओपन किया जाता है और फिर ये अब जो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग बने इनको बोला जाता है टेम्पलेट डीएनए। अब एक ये टेम्पलेट बना, एक ये टेम्पलेट बना। हम नीचे वाली जो टेम्पलेट है इसको देख के देखते हैं कैसे आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे देखिए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं और ज्वाइंट होते जा रहे हैं और ये हेल्प करता है इसमें आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए का फॉर्मेशन हो गया,
अब ये आरएनए से बननी होती है प्रोटीन। ये आरएनए ही आगे जाके एक्सप्रेस होता है। आरएनए न्यूक्लियस से निकलता है, साइटोसोल में पहुंचता है और वहाँ पे फिर एक्सप्रेशन करता है और फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का, जो कि हमारा मेन जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं प्रोटीन सिंथेसिस पे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ आरएनए पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवाता है, जो कि आरएनए का फॉर्मेशन करवाता है, उसके बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में। ये पूछ सकता है कहाँ से, जिस जगह से स्टार्ट होता है सिंथेसिस उसको क्या बोलते हैं, या जिस जगह पे एंड होता है उसको क्या बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। The enzyme RNA polymerase catalyze transcription of DNA। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में यूज होने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको बोला जाता है RNA polymerase। Only one of the two DNA strands serves as a template for RNA synthesis। RNA की सिंथेसिस में DNA के एक ही स्ट्रैंड को यूज किया जाता है जिससे कि RNA बनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जहाँ से आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, वो होता है स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉल्ड अ प्रोमोटर। उसको प्रोमोटर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड ends at another special nucleotide sequence called a terminator। अब ये जो प्रोसेस चल रही है, आरएनए बन रहा है, ये बनता ही तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं पे तो इसको रुकना होगा। और उस प्रोसेस को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन रोकेगा इसको, और जिस जगह पे रुकेगी उसको क्या बोलेंगे। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, जिस जगह पे स्टॉप होती है उस पॉइंट को बोला जाता है टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर रीजन ही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंड करने के लिए इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं। हमको पता है कि जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए, ये न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बना हुआ है। लेकिन डीएनए और आरएनए के केस में क्या दोनों में ही सेम न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ होता है? बिल्कुल भी नहीं। जो डीएनए होता है उसमें डीएनटीपीज यूज़ होते हैं, जबकि जो आरएनए होता है उसमें आरएनटीपीज का यूज़ होता है। डीएनटीपीज का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, जबकि जो आरएनटीपीज होते हैं उनका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। The introns are removed from pre-mRNA by small nuclear ribonucleoproteins। जो आरएनए है, जो आरएनए बन के तैयार हुआ है डीएनए से, ये पूरा ऐसे ही नहीं होता। इसके बीच में कुछ ऐसे पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता, उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन। अब बॉडी की मशीनरी ऐसी होती है, ये कोई भी जो फालतू की चीज़ है उसको रखना पसंद नहीं करेगा, तो ये कुछ प्रोसेस करवाता है, उसको हम स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं। उस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के थ्रू ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं इंट्रॉन्स, इनको रिमूव कर दिया जाता है, और ये जो एक्सॉन पार्ट होता है, जो पार्ट फंक्शनल होता है, उसको एक्सॉन बोला जाता है। वो आके जुड़ जाते हैं एक साथ में। तो ये जो प्रोसेस स्प्लाइसिंग की करवाई जा रही है, इसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया गया है, हाउ कैन सो मेनी प्रोटीन्स बी कोडेड फॉर बाई सो फ्यू जीन्स। बहुत कम से जीन हैं, इनसे बहुत सारी प्रोटीन्स क्यों बन जा रही हैं? इसका आंसर है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग।
अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी रीजन है, 4 रीजन है 1 2 3 4 और ये एक्सॉन्स हैं, तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में ये होगा 1 3 के साथ आ सकता है, 1 4 के साथ भी आ सकता है, 1 2 3 4 एज इट इज भी रह सकता है, 1 3 4 भी हो सकता है ये 2 बीच से हट जाए, या हो सकता है 2 रह जाए 3 रह जाए। कहने का मतलब है कि बहुत सारे, आप देखिए एक ही तो आरएनए सेगमेंट है और इससे कितनी सारी फॉर्म्स बन जा रही हैं। यही रीज़न होता है कि एक ही आरएनए से इतने कम जीन से इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स बन जा रही हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ये यहाँ पे दिखाया गया है एडेनिन, हमको पता है डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ में जुड़ता है, लेकिन आरएनए के केस में थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए एडेनिन जुड़ता है यूरेसिल से। थायमिन एडेनिन से जुड़ता है, गुआनिन अगेन साइटोसिन से ही जुड़ता है। ये टेम्पलेट सीक्वेंस है और ये आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है इन द केस ऑफ डीएनए। आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, तो जहाँ भी एडेनिन जुड़ेगा वो थायमिन से ना जुड़ के यूरेसिल से जुड़ता है। यूरेसिल मेन न्यूक्लियोटाइड होता है आरएनए का। अब हमारी जो प्रोटीन के सिंथेसिस की प्रोसेस है, ट्रांसलेशन, वो स्टार्ट होती है। In the process of translation, the nucleotide sequence in an mRNA molecule specifies the amino acid sequence of a protein. अब आरएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था, अब इसको कैसे ये प्रोटीन बना देगा? प्रोटीन तो अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती हैं। तो यही होता है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की इन पे कोडॉन्स होते हैं कुछ, इन्हीं कोडॉन्स के अगेंस्ट एंटी कोडॉन्स आते हैं और फिर एमिनो एसिड्स यहाँ पे जुड़ते जाते हैं और इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोसॉल में या साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, वो ही इस प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइबोसोम की यूनिट्स दिखाई गई हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबसे पहले में है कंपोनेंट्स ऑफ अ राइबोसोम एंड देयर रिलेशनशिप टू एमआरएनए एंड प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये देखिए कैसे यहाँ पे एमआरएनए है, अटैच्ड है यहाँ पे स्मॉल, जो राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं उसमें स्मॉल सब यूनिट से अटैच है। यहाँ पे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये लार्ज सब यूनिट है जो कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाती है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन में और वो बनवाती है ये लार्ज सब यूनिट। ये 3 साइट प्रेजेंट होती हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए। चलिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको देखते हैं। The small subunit of a ribosome has a binding site for mRNA. ये देख सकते हैं mRNA जो छोटी वाली सब यूनिट है उसी से बाइंड है। The larger subunit has free binding sites for tRNA molecule. tRNA का नाम ही होता है ट्रांसफर आरएनए, ये अमीनो एसिड्स को लेकर आता है और यहाँ पे जो tRNA मॉलिक्यूल हैं उनके लिए 3 साइट प्रेजेंट होती हैं, ए, पी, ई, और ये साइट्स होती हैं लार्ज सब यूनिट में। अभी इन साइट्स का क्या फंक्शन है? एट पी साइट, ए साइट एंड ई साइट, ये तीनों हैं। जो ए साइट होती है इस पे नया एमिनो एसिड आता है, tRNA लेकर आता है उसको। पी साइट पे जो प्रेजेंट होता है उसके साथ में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाएगा और फिर जो एग्जिट वाला, ये ई साइड का मतलब होता है एग्जिट साइड,
यहाँ से ये खाली हो जाएगा जो टीआरएनए, वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे अगला आता रहेगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी। The P or peptidyl site binds the tRNA carrying the growing polypeptide chain. P साइट पे वो tRNA बाइंड होता है जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, जिसमें कि बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए होते हैं और इसी के पास में रहते हैं। ए साइट पे दूसरा आता है, फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है इसके पास में अमीनो एसिड और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, फिर जो यहाँ वाला पी के पास में था वो एग्जिट हो जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। The A or amino acyl site binds the tRNA carrying the next amino acid to be added to the growing polypeptide. जो A साइट होती है ये नए अमीनो एसिड को लेके आता है। The E or exit site binds tRNA just before it is released from the ribosome. जो एग्जिट साइट होती है, जो टीआरएनए यहाँ पे फ्री हो जाता है, उसको यहाँ से रिलीज करवा देती है। यहाँ पे प्रोसेस दिखाई गई है ट्रांसलेशन की, बहुत ही डिटेल में है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएटर टीआरएनए आता है और स्टार्ट कोडॉन से अटैच हो जाता है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ, दूसरे स्टेप में देखिएगा, large and small ribosomal subunit joins to form a functional ribosome and initiator tRNA into P site. जो सबसे पहला वाला tRNA आता है वो A साइट पे ना के वो सीधा P साइट पे आता है, और उसके बाद का जो tRNA आता है वो हमेशा A साइट पे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहला tRNA आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है। अगले स्टेप में क्या होता है, अब यहाँ पे तो टीआरएनए आ गया है, दोनों सब यूनिट भी ज्वाइन हो गई हैं। अगले में होता है एंटीकोडॉन ऑफ इनकमिंग टीआरएनए पेयर्स विद द नेक्स्ट एमआरएनए कोडॉन एट ए साइड। अब देखिए पी साइड पे पहले से ही टीआरएनए प्रेजेंट है, अगला जो टीआरएनए आया वो आया ए साइड पे। अब ये इसके आने के बाद में क्या हुआ, अगले स्टेप देखिएगा, ये जो नया टीआरएनए आया ये अपने साथ में लेके आया था एमिनो एसिड। अब ये दोनों एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ जाएंगे। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तब क्या होगा, ये देखिए नया पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और ये इसके पास में शिफ्ट हो जाएगा। जो पी साइट वाले के पास था एमिनो एसिड, ये ए वाले के पास में पहुँच जाएगा और फिर ये होगा कि ये जो खाली हो गया था, अब ये तो खाली हो गया, देखिएगा यहाँ पे खाली दिखाया गया है क्योंकि इसने तो अपना एमिनो एसिड ट्रांसफ़र कर दिया ए वाले के पास में। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, जो ये वाला है जो खाली हो गया है वो आ जाएगा ई साइट पे, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन लिए हुए है ये आ जाएगा पी साइट पे। अब अगला जो नया एमिनो एसिड आएगा वो फिर से आएगा ए साइट पे। अब ए साइट पे ये नया एमिनो एसिड लेके आएगा, फिर से वही प्रोसेस चलेगी, ई साइट से इसको एग्जिट कर दिया जाएगा और जो पी साइट पे वो ये दोनों एमिनो एसिड को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, फिर ये दोनों इधर खिसक जाएंगे, ये वाला एग्जिट हो जाएगा, फिर नया आएगा। इस तरीके से पूरी चेन की सिंथेसिस हो जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसाइज हो चुकी है। Protein synthesis progresses at a rate of about 15 peptide bonds per second. एक सेकंड में लगभग 15 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, मतलब लगभग 15 एमिनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं। As the ribosome moves along the mRNA and before it completes synthesis of the whole protein, another ribosome may attach behind it and begins translation of same mRNA strand. जैसे कि एक राइबोसोम बाइंड है और ये एमआरएनए है, अब ये तो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ये पीछे इसको छोड़ता जा रहा है, स्ट्रैंड नई जगह पे बाइंड कर ले रहा है और ऐसे आगे सिंथेसिस कर रहा है। तो इसी के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा राइबोसोम यहाँ पे आए और फिर यहाँ से इसकी सिंथेसिस करवाने लग जाए। ऐसा नहीं है कि एक अगर करवा रहा है तो वही करवाएगा,
दूसरा भी आके करवा सकता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू रिमेंबर, क्योंकि इससे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है several ribosomes attached to the same mRNA constitute a polyribosome। जो बहुत सारे राइबोसोम एक साथ में अटैच्ड हो जाते हैं उनको पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। The simultaneous movement of several ribosomes along the same mRNA molecule permits the translation of one mRNA into several identical proteins at the same time। जब बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे राइबोसोम्स, एक साथ में सिंथेसिस करवाने लगेंगे तो बहुत सारी प्रोटीन्स बन जाएंगी। तो एक साथ में बहुत सारी प्रोटीन्स ये बनवा देता है पॉलीराइबोसोम अगर होता है। So thank you very much everyone for watching this session. To join any course with ITLS Academy, you can visit our website or you can find the link given in the description. Follow ITLS Academy on various social media platforms, and thank you very much everyone. Subscribe to our YouTube channel. Thank you.